मामले की बात है। शास्त्री जी, आपकी बातों से खटास समझ में आ रही, दिख रही है खटास। आप लोग आहत हैं जेडीयू से, क्या ये वास्तविकता है? नहीं, जो उनके नेता और वो सारे लोग बयान दे रहे हैं जी, और वो निरर्थक बयान है, उन बयानों के पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, सिद्धांत भी नहीं है। पर फिर ऐसी बातों से तो मन में थोड़ा सा क्लेश तो होता ही है कि राजनीति का अर्थ ही होता है समूह का चिंतन। यहाँ व्यक्ति पर जाकर के अगर इनका चिंतन रुक जाता है, और जबकि देश इस समय खतरे में है, देश में आर्थिक विकास की दर इतनी घट गई है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। बेरोजगार नौजवान सुनहरे सपने को देख रहे हैं, पर उनके सपने सड़कों पर टूट रहे हैं। चलिए, ऐसे में आज सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन नेता उभर रहा है, कौन दब रहा है, बल्कि सवाल इस बात का है। चलिए, तो आप इस देश में इस बात को लेकर आप लोग बहुत आहत हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को लेकर ये तमाम टिप्पणियां हो रही हैं। अनिल साहनी जी, गठबंधन के धर्म की दुहाई आप लोग पिछले 1 साल से देते चले आए हैं कि इस गठबंधन के धर्म को देखते हुए नरेंद्र मोदी को आगे नहीं रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक फैसला है, उन्होंने नरेंद्र मोदी को आगे रखने की बात कही है। हालांकि अभी भी उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर घोषित नहीं किया गया है। इसके बावजूद जो बयान आप लोगों के सामने आ रहे हैं, उससे तो स्पष्ट है कि आप बीजेपी से रास्ता अलग करना चाहते हैं। मन में खटास इनके भी आ गई है, तो अब दिक्कत क्या? आप लोग सार्वजनिक तौर पर ये क्यों नहीं कह देते कि भाई चलो बहुत हुआ, जयराम जी की जब तक हथा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं? देखिए, धर्मनिरपेक्षता की बात है और सेकुलर नेता के हम लोग जी बताएं। नेता के संबंध में हम लोग बार बार कहते रहे। आवाज टकरा रहा है। नहीं, शायद आपको फोल्ड बैक पे थोड़ी आवाज आ रही होगी। आप अपनी बात कहते रहे, यहाँ आपकी आवाज एकदम ठीक सुनाई दे रही है। बताएं। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता के बात पर हमारे नेता जी नीतीश कुमार जी बराबर कहते रहे कि जो सेकुलर छवि जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से बना हुआ था। अनिल जी, अब इन सब ये बातें तो पुरानी हो चुकी है। आज की वास्तविकता बताइए। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन ये बातें तो पुरानी हो गई। धर्मनिरपेक्षता की दुहाई आप लोग बहुत दे चुके। अच्छा। अब स्थिति वास्तविकता की है। अब बताइए, बीजेपी के साथ हैं या अलग हैं? देखिए, हम लोग सिद्धांत से, सुनिए, हम लोग सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करेंगे। अति पिछड़ा और महादलित का, और उस समय जब पिछड़ा का आरक्षण की बात आई थी तो कर्पूरी ठाकुर अपना पद छोड़ दिए थे। उसके बाद जो है सो मंडल कमीशन के लिए प्रधानमंत्री का पद बीपी सिंह जी छोड़ दिए थे। उसी कैटेगरी का नेता हमारा नीतीश कुमार जी है, जो बोलते हैं सो करते हैं। और जो है सो अगर इस पर उन लोगों ने बात नहीं किया, अपने नेता को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों को अपना रास्ता अलग करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, अब विजय शास्त्री जी, अनिल साहनी जी आपके साथ हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिल्कुल अलग रास्ता अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी छोटी टिप्पणी इस पर। शास्त्री जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ऐसा लगता है कि विजय सुनकर शास्त्री जी तक हमारी आवाज नहीं आ रही। राहुल जी, आप कुछ कह रहे थे, बताएं। अजय, एक बात तो मैं अपने जेडीयू के मित्र से पूछना चाहता हूं। ये दरअसल नीतीश कुमार से भी पूछा जाना चाहिए कि आज जो वो अचानक उनकी धर्मनिरपेक्षता जग गई है और उसके आधार पर वो अब अलग होने की बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह से वो बीजेपी और मोदी में फर्क करते हैं? किस तरह से बीजेपी धर्मनिरपेक्ष हो जाती है या पंथ निरपेक्ष है और मोदी सांप्रदायिक हैं, जबकि दोनों एक ही पार्टी के हैं? आडवाणी कैसे पंथ निरपेक्ष हैं या कम सांप्रदायिक हैं, और मोदी कैसे ज्यादा सांप्रदायिक है? ये अगर बीजेपी सांप्रदायिक थी और मोदी सांप्रदायिक थे, तो 2002 में जब ये दंगे हुए थे, जब नरसंहार हुआ था, उस समय नीतीश केंद्र में मंत्री थे। उन्होंने तब से लेकर उसके बाद तक कोई इस्तीफा नहीं दिया। आज तक वो उस पार्टी के साथ गठबंधन में 17 साल से बने हुए हैं, गुजरात के दंगों के बाद भी बने हुए हैं जी। तो क्या ये जो वो फर्क कर रहे हैं बीजेपी में और बीजेपी और आनी में और बीजेपी और मोदी में, ये कैसा फर्क है? ये शुद्ध अवसरवादिता है।
ये लड़ाई दरअसल सिद्धांत की नहीं है जी। ये व्यक्तित्वों का टकराव है। नीतीश कुमार की अपनी महत्वाकांक्षा, निजी महत्वाकांक्षा और निजी व्यक्तित्व, इसका टकराव नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और उनकी महत्वाकांक्षा से है। इसका सिद्धांत से कोई संबंध नहीं। जी विजय जी, ये तो बात आपको आडवाणी जी को समझाना चाहिए था। आडवाणी जी इस्तीफा क्यों दे दिए 24 घंटा के अंदर में? नहीं विजय जी आप कहें, उसके बाद फिर हम अनिल जी आपके पास भी आ रहे हैं। विजय जी, ये जो सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं हमारे जेडीयू के मित्र जी, इन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ साल भर की सरकार हुई है और यहाँ पर 100 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं, और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की लगभग 5वीं टर्म की सरकार चल रही है। 3 बार मोदी जी देश के गुजरात के मुख्यमंत्री बन चुके हैं जी, पर आज तक वहां एक भी दंगा नहीं हुआ है, अगर गुजरात के उस दुर्भाग्यशाली दंगे की बात को छोड़ दिया जाए। और वैसे भी देश में सन 1969 के दंगे को भूला नहीं जा सकता, जो इस देश का सबसे बड़ा दंगा हुआ था, जिसमें दुर्भाग्यवश देश के 3,500 लोगों की जानें गई थी। नहीं देखिए, दंगों की राजनीति की बात अलग है। मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है जी, तो ये वास्तव में अवसरवादिता की ही बात है, दंगा के बात नहीं है, और जिस की बात प्रकार है। से ये टिप्पणियां आ रही हैं जी, मुझे ऐसा लगता है जी। अब एक हमारे मित्र ने ये कहा कि जहां वहां महादलित की बात की गई है और वो उनको ठीक नहीं लग रही है, जबकि आज उसी सिद्धांत पर बनी हुई सरकार के एक तरह से मुखिया के रूप में नीतीश कुमार जी हैं। चलिए विजय, तो इस बात को उनको भूलना नहीं चाहिए जरा कि अनिल आज जी से जवाब ले लें, क्योंकि सरकार कम से कम एक बात तो यहाँ माननी होगी कि राहुल जी और आप अगर एक बात कह रहे हैं तो उस पर अनिल जी का जवाब बनता है, अवसरवादिता। अनिल जी, ये आरोप बहुत सही तरीके से और बहुत वक्त से जेडीयू पर लगता रहा है कि ये व्यक्तित्व की लड़ाई है, अवसरवादिता है, ये विचारधारा की लड़ाई नहीं है, जिसे शक्ल देने की कोशिश कम से कम नीतीश कुमार कर रहे हैं। यह मतलब कि अवसरवादी कभी भी इसको हम लोग नहीं मान सकते हैं। ये जो है सो हम लोगों का सिद्धांत है कि हम लोग सेकुलर वादी रहे हैं, बराबर सेकुलर के लिए काम करते रहे हैं, और जहां पर भी रहे हैं इसके संबंध में चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे आडवाणी जी हो और राजनाथ सिंह जी भी हैं, इस सब लोगों से ऐसा चल रहा था। सुनिए, पहले सुन लीजिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सेक्युलरिटी में क्या आप शंका करते हैं? अनिल जी जरा देखिए, अनिल जी बात नहीं है, नेता के नेतृत्व के संबंध में बात है। गोधरा कांड के बाद जो बात उभरा था उसके संबंध में बात है। वहां पर जो है सो किस प्रकार से पूरे देश के मुसलमानों को डरा कर वोट लेने की बात है, इस पर बात करने की बात है। पूरे मोदी जी का जो रोल था गोधरा कांड में, उसको भी देश ने देखा है। क्या था आज तक देश में तमाम दंगे हुए हैं और गोधरा ही एक ऐसा दंगा रहा है जहां पर सबसे कम समय में मिलिट्री को भेजा गया था। अच्छा अनिल जी, अगर आप नरेंद्र भाई मोदी, अनिल जी, गोधरा विजय जी माफ कीजिएगा, विजय जी शूट एट साइट का उन्होंने आदेश, विजय जी माफ कीजिएगा, मैं जरा एक सवाल अनिल जी से लेना चाहता हूं। अनिल जी, जरा ईमानदारी से बताइए, अगर नीतीश कुमार जी को सांप्रदायिकता से इतना ही एक अपना स्टैंड सामने रखना था, तो जैसा कि राहुल जी ने कहा, रेल मंत्री थे उस वक्त एनडीए की सरकार में, क्यों नहीं इस्तीफा दिया उन्होंने उस समय? क्यों नहीं उस समय मुसलमानों की आवाज उठाने की बात कही? आज क्यों? जो है सो सुनिए, धर्मनिरपेक्ष छवि का अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। वो चाहते थे कि उस समय उसको जो है सो सरकार को बर्खास्त किया जाए। अरे और उसी से आडवाणी जी का आप ये बता दीजिए कि आप और जान रहे थे कि अनिल जी जरा ये बताइए, सुनिए अनिल जी, नहीं अनिल जी आपने ये बात जरा नेतृत्व में नहीं न थे। नहीं सुनिए जरा, अटल बिहारी अनिल जी जरा सुनिए, आइए जरा सीधी, अनिल जी जरा सीधी बात हम लोग कर लें। लाल कृष्ण आडवाणी वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर राम रथ निकालने की बात कही गई। लाल कृष्ण आडवाणी वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कहा गया तथाकथित तौर पर कि अयोध्या में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी उनकी भी बनती थी। नरेंद्र मोदी की बात सामने जब आई, उसके बाद यह कहा गया कि लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से नरेंद्र मोदी अपनी सरकार चलाते रहे। इसके बावजूद लाल कृष्ण आडवाणी पर आप लोगों ने कभी परहेज नहीं किया। 2004 में जब एनडीए की सरकार नहीं रही, उसके बाद भी नीतीश कुमार ने कभी इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। नीतीश कुमार ने पिछले 2 साल में नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसी टिप्पणियां करनी शुरू की हैं। 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार को अचानक मुसलमानों का खैरख्वाह बनने की सूझ गई? क्या कोई इसका जवाब दे सकता है?
देखिए, उस समय की बात आप जो बोल रहे हैं, उस समय तो वाजपेयी जी का नेतृत्व में थे। आप 2004 के बाद की बात करिए ना। अब आ गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में चलना। आप 2009 की बात करें, नहीं नेतृत्व की बात। आप क्या ना माफ कीजिएगा, आप ये ना सोचे कि मैं विजय जी की बात कर रहा हूँ। 10 में जो सुनिए चुनाव, अगर आप लोगों को इतना विधानसभा लोकसभा, तो हम लोग मोदी जी को कहाँ बोला है उसमें? अनिल जी, अगर आप लोगों को नरेंद्र मोदी से इतना ही परहेज था तो आपने भारतीय जनता पार्टी के सामने ये क्यों नहीं कहा कि गठजोड़ तभी होगा जब आप लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने रखेंगे? कम से कम इतनी ईमानदारी आप बिहार की जनता और लोगों से तो रखते हैं। गठजोड़ सुनिए, गठजोड़ तो सिर्फ हमारा बिहार में उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ है, उसमें कहा था? दिल्ली में नहीं है। अभी जो है सो गुजरात में चुनाव हुआ, वहां भी हमारा गठबंधन नहीं था। तो हर जगह पर तो हमारा उनके साथ गठबंधन नहीं है। सिर्फ बिहार में गठबंधन हम लोगों को वोट लेने के लिए, शोषित उपेक्षित जी राहुल जी, आपको इन लोगों को वोट लेने के लिए भाजपा हम लोगों के साथ गठबंधन में रहता है। चलिए, वोट लेने के लिए जी इनको कोई जानकारी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि ये निरर्थक बातें कर रहे हैं। जी, वास्तविकता तो ये है कि ना हम निरर्थक बात करते हैं, आप सही बात कर रहे हैं। आपको पूरा जानकारी है, आपको पूरा जानकारी है। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर बना था और ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में के आधार पर जो सरकारें बनती हैं, वही कि पूरा देश उनमें में बहुत सी पार्टियों के निजी जो राय जी। है उनको छोड़ देना पड़ता है। चलिए, तो ये बात गठबंधन की बात यहाँ पर जरूर सामने आ रही है। राहुल जी, आप टिप्पणी करना चाह रहे थे। निजी राय मैं सिर्फ अजय एक बात इनसे पूछना चाहता था अनिल जी से कि भाई अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ना हो बीजेपी के और लाल कृष्ण आडवाणी हो तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी? जेडीयू तब बना रहेगा एनडीए में? उनको लाल कृष्ण आडवाणी क्या ज्यादा पंथ निरपेक्ष लगते हैं? हम फैसला करने वाले को होते हैं। अयोध्या बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बावजूद अभी हमारे अध्यक्ष शरद जी भी बोले हैं। अच्छा, हमारा प्रसन्ना जी भी इस वक्त शरद जी भी बोले हैं कि अभी कोई अति नहीं है। अभी तो टूटा कहाँ है? नहीं, टूटा नहीं है, लेकिन आप जो लोग प्रयास कर रहे हैं अनिल जी, जो भाषा का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं उससे गठजोड़ चलेगा नहीं, टूटेगा जरूर। प्रसन्न कुमार जी बीजेडी के वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ हैं, जरा आप उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। प्रसन्न कुमार जी, जो चल रहा है एनडीए में आप लोग उसे देख रहे हैं और आपके नेता ने नवीन पटनायक ने साफ तौर पर कहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ जाना संभव नहीं है। क्या कोई ऐसी सूरत बन सकती है जिसमें आप बीजेपी के साथ जाना पसंद करें? नवीन जी का जो मंतव्य है ये सच है, सही है। ये नंबर 1 चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उन्होंने जो कुछ कहा एंटी कांग्रेस वोट पे डिपेंड करके चुनाव में बार बार जीतने वाले रिकॉर्ड किया नवीन पटनायक। अभी किसके साथ जुड़े हुए नहीं, ये देश के साथ और हमारा उड़ीसा को जो बिलो पॉवर्टी लाइन पे थे उसको उत्थान के लिए नवीन जी जो कुछ काम काज किया। टाइम्स अमेरिका में नवीन पर ने इतना तारीफ किया। अजय कुमार जी, इकोनॉमिकल कंडीशन, आज भले ही नवीन कुमार जी कुछ भी कर रहे हो पर इनकी भी वही दशा थी। एक समय ये भी एनडीए के एलाइज थे जी। भारतीय जनता पार्टी का हर तरह से लाभ लिया और अपनी सरकार वहां बनाए, वहां मिल करके भारतीय जनता पार्टी और इनकी पार्टी ने सरकार बनाया। और आज इनके समझ में ये आ रहा है कि हम बीजेपी से दूरी बना करके रखें। ये भी छोटी छोटी पार्टियां एनडीए के साथ रह करके अवसरवादिता का एक उच्च उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और इसे भी पूरा देश देख रहा है। आने वाले समय में ऐसा नहीं है। आपका जानकारी के लिए पर इसका बीजेपी ने ये आज सब और जो गठबंधन था विजय जी प्रसन्न कुमार जी आपके जनता देख रही है। विजय जी प्रसन्न कुमार जी आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। जी प्रसन्न कुमार जी बताएं। बात ऐसा है, आप देखिए पहले तो गठबंधन हमारा था, बीजेपी लोग ने बहुत लाभ उठाया, लेकिन क्या हुआ चुनाव में मैसिव वोट में मैंडेट में ये उल्टा बोल रहे हैं प्रसन्न जी, जिता दिया। जी उल्टा नहीं, ये तो वेरी सिंपल। तो इसीलिए ये किसका साथ अभी उसका संबंध नहीं है और वो जो कहेंगे हमारा उड़ीसा का लोग का इतना अच्छा प्रसन्न कुमार जी इतना विश्वास है। प्रसन्न कुमार जी अगर इस सवाल का जवाब आप दें,
क्या कोई ऐसी कुमार जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बसपा ने भारतीय जनता पार्टी का लाभ लिया जी, ठीक उसी तरह से नवीन पटनायक ने भी, बीजू जनता दल ने भी